प्रिय स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं सुनील स्वामी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के दूसरे पाठ के साथ उपस्थित हूं। आपके दूसरे पाठ का नाम है संघे शक्ति, यानी संघ में ही, संगठन में ही शक्ति होती है। पाठ है वो आपका है। देखिए, ये जो दूसरा पाठ है जो हितोपदेश से लिया गया है और इसके रचयिता हैं पंडित नारायण शर्मा, जिन्होंने अपने ग्रंथ हितोपदेश के अंदर इसी संघे शक्ति नामक एक कथा का वर्णन किया है, जो एक नीति कथा साहित्य है उनका हितोपदेश। उससे इस कहानी को संकलित किया गया है। तो प्रस्तुत पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के द्वितीय पाठ के नीति कथा साहित्य हितोपदेश से संकलित है। इस पाठ में नारायण शर्मा एक पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए अनेक चित्र और विचित्र कथाओं के माध्यम से उनको बोध कराता है और उनको नीति की बातें हैं वो सिखलाता है। तो इस पाठ में संघ में शक्ति होती है, इसके माध्यम से कि भी आप जो उसके जो पुत्र थे उन सभी पुत्रों को जो आपस में मेलजोल से नहीं रहते थे, लड़ते झगड़ते थे, तो उनके लिए पाटलिपुत्र के नरेश ने नारायण शर्मा को बुलाया कि महाराज, आप पंडित जी इनको नीति का पाठ पढ़ाइए ताकि ये एकजुट होकर रहें, क्योंकि यदि इस प्रकार से लड़ते झगड़ते रहे, इनको अज्ञानता इनके अंदर रही, तो एक दिन ये राज्य का सर्वनाश कर देंगे। तो ये दायित्व है वो नारायण शर्मा को सौंपा गया। तो नारायण शर्मा की जो ग्रंथ था नीति कथा साहित्य हितोपदेश, उसमें अनेक जो कथाएं थी उसके 4 भाग थे, 4 परिच्छेद थे। मित्रलाभ, स्वार्थ भेद, विग्रह और संधि, ये 4 उनके जो परिच्छेद थे। उन परिच्छेद के माध्यम से नारायण पंडित उन राजा के पुत्रों को, राजकुमारों को नीति का पाठ पढ़ाता है और अंततः उनको कुशल और निपुण बना देता है। देखिए इस पाठ के अंदर क्या है। नीति कथा साहित्य हितोपदेश है अन्यतमय ग्रंथ है, यानी नीति कथा साहित्य में हितोपदेश एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। हितोपदेश क्या है? हितोपदेश एक श्रेष्ठ ग्रंथ है नीति साहित्य का, यानी इसके अंदर किस प्रकार से व्यक्ति को अपने नीति के पथ पर चलना चाहिए, ये जो है वर्णन है वो इस पाठ में किया गया है, इस ग्रंथ में किया गया है। नीति कथा साहित्य हितोपदेश है अन्यतमय ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार से सुना जाता है। एवं का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार से श्रूयते सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडित है पाटलिपुत्रा अधिपते सुतान नीति शास्त्रम बोधितुम इमं ग्रंथम रच्यमाश है, कि नारायण शर्मा पंडित ने पाटलिपुत्र के अधिपति के, यानी राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। यानी पाटलिपुत्र के जो राजा था उसके पुत्र थे, उन पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए, बोधितुम यानी ज्ञान कराने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की? हितोपदेश की। हितोपदेश की रचना इन्होंने की। स्वयं मनोगे प्रवाह मय शैल्याम अयम ग्रंथ है लोकेशु अति प्रसिद्धम अवाप है। अपने मनोज्ञ प्रवाह युक्त शैली से
इस ग्रंथ ने संसार में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त किया। अवाप्य का मतलब प्राप्त किया, यानी नारायण पंडित ने अपने मन की ज्ञातता से, मन की जानकारी के साथ, मनोबल की प्रवाह शक्ति से और अपनी प्रवाह में शैली के माध्यम से इस ग्रंथ की जो है वो संसार में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सैरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथानाम आधिकृति पशु कथानाम संग्रह अस्ति, यानी रस युक्त सरल भाषा में इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधारित मान करके पशु कहानियों को संग्रहित किया गया। जैसे विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ है, विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ है पंचतंत्र। उस पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं और पशु पक्षियों की कहानियां उनके अंदर हैं। पशु पक्षियों की, पक्षियों के पात्र हैं उस कहानी के अंदर। उसी प्रकार से उन्हीं को आधारित मान करके, इस पंचतंत्र को ही आधारित मान करके नारायण शर्मा ने पशु पक्षियों की कथाओं का जो संग्रह है वो उन्होंने किया है अपने ग्रंथ के अंदर, यानी पात्र बनाया है वो पशु पक्षियों को ही बनाया है। हितोपदेशस्य 4 परिच्छेदा उपलभ्यन्ते, हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। उपलब्ध देयन्ते का मतलब क्या होता है? उपलब्ध होते हैं। कितने? 4 परिच्छेद। कितने परिच्छेद हैं? 4 परिच्छेद हैं हितोपदेश के, जबकि पंचतंत्र के 5 तंत्र हैं। कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र हैं। और ये 5, इसके 4 परिच्छेद कौन कौन से हैं? मित्र लाभ है, सुअर्ध भेद है, विग्रह और संधि। ये 4 परिच्छेद जो हैं वो हितोपदेश के हैं। यानी नारायण पंडित के जो ग्रंथ का नाम है वो है हितोपदेश, और उस हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? 4 परिच्छेदा, 4 परिच्छेद हैं वो इसके हैं। तो नीति कथा साहित्य में हितोपदेश एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार से सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडित है पाटलिपुत्रा अधिपति सुतान नीति शास्त्रम बोधितुम इमं ग्रंथम रच्यामाश, कि नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए, बोधितुम का मतलब होता है ज्ञान कराने के लिए, इमम यानी इस ग्रंथ की रचना की, यानी इस ग्रंथ की रचना की उस पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को ज्ञान कराने के लिए। स्वयं मनोज्ञ प्रवाहमय कुशल्याम, अपने मनोज्ञ और प्रवाह युक्त शैली के माध्यम से इस ग्रंथ ने लोकेशु, संसार में अति प्रसिद्धम अवाप, बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया, ख्याति को प्राप्त किया। सैरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथानाम आधिकृत्य पशु कथानाम संग्रह अस्ति। इस ग्रंथ में रस से युक्त सरल भाषा से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि को अधिकृत मान करके, जैसा कि पंचतंत्र लिखा गया था उसी के अनुसार पशु कहानियों का संग्रह है इस ग्रंथ में। हितोपदेशस्य 4 परिच्छेदा उपलभ्यन्ते, हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। हितोपदेश के कितने परिच्छेद उपलब्ध होते हैं? 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। मित्र लाभ है, सुहृद भेद है, विग्रह है, संधिश्चय। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ये 4 परिच्छेद हैं वो हितोपदेश के प्राप्त होते हैं। कितने परिच्छेद हैं इसके? 4 परिच्छेद हैं। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि,
ये 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कक्षायाः संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुत ये पाठ मित्र लाभ परिच्छेद की पहली कहानी का संपादित अंश है। जो मित्र लाभ जो है, जो इसका परिच्छेद है मित्र लाभ, उस मित्र लाभ के परिच्छेद का जो पहली कहानी का संपादित अंश ये है संगे शक्ति कलो युगे। यानी संगे शक्ति जो पाठ है, ये जो कहानी है, ये मित्र लाभ जो परिच्छेद है उसकी पहली कहानी का संपादित अंश है, वो ये है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञायाः एकीभूये कृत प्रयासस्य च फलम वर्णितम अस्ति। इस पाठ में गुरु की आज्ञा को भूलकर किए गए प्रयास का जो फल है उसका उल्लेख किया गया है। तो जो बात गुरु कहते हैं उसके आज्ञा का कभी क्या नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा दी गई जो शिक्षा है, जो बात बताई गई है, वो अपने जीवन को उन्नत करने वाली होती है, ऊंचाई के शिखर को प्राप्त करने वाली होती है। इसलिए गुरु की आज्ञा है विचारणीय, यानी गुरु की आज्ञा का पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा हमेशा अपने जीवन का भला करने वाली होती है। क्योंकि माता पिता और गुरु कभी अपने बच्चे का और शिष्य का कभी बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि माता पिता होते हैं वो भी अपने ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा जो सही मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चले, सुमार्ग पर नहीं चले, कभी नहीं चाहते। वो अपने बच्चे को सुमार्ग पर ही भेजना चाहते हैं। और उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को ये नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य बुरी लत में जाए, बुरी आदत उसकी हो और बुरे कर्म वो करे, कभी गुरु नहीं चाहता। वो हमेशा यही चाहता है कि उसका शिष्य श्रेष्ठ शिष्य बने, संसार में वो अपने नाम को रोशन करे, गुरु का नाम, अपने माता पिता का नाम, घर का नाम, गांव का नाम, विद्यालय का नाम रोशन करे, यही गुरु चाहता है और कुछ नहीं चाहता। तो हमेशा जो व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने का प्रयास करता है, उसको किस प्रकार का फल प्राप्त होता है वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ के अंदर गुरुणाम अवज्ञा, गुरु की अवहेलना से, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से जो एक प्रयास का जो फल है उसका उल्लेख यहाँ पे है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपूतः जालबद्धा संजाता। चित्रग्रीव की आज्ञा की अवहेलना करके कबूतर जाल में फंस गए। यानी चित्रग्रीव नाम का एक कबूतर था जो उनका मुखिया था, उनका गुरु था, उनका जो यूँ माने कि दल का नेता था, उसकी आज्ञा की अवहेलना करके, चित्रग्रीव की अवज्ञां कृत्वा, चित्रग्रीव की आज्ञा की अवहेलना करके कबूतर जाल में फंस गए। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चिति भूये संहितम आश्रित्य जालम आदाय ए उड़ियता। और पुनः चित्रग्रीव के उपदेश से ही एकजुट होकर के एकता से का सहारा लेकर के जाल को लेकर ही उड़ गए। वो भी ज्ञान किसका था? गुरु का ही था, चित्रग्रीव का था। ऐसा एवं पाठ से उपदेश है, यही इस पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति, यानी संघ में ही शक्ति होती है। संहति कार्य साधिका, और संगठन है वही कार्य में सफलता प्रदान करवाता है। यही इस पाठ का जो है वो मूल उद्देश्य है कि एकजुट होकर के संगठन से कार्य को सफल किया जा सकता है, कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। संगठन में ही शक्ति होती है। यही इस पाठ का जो है वो मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठ है
प्रस्तुत ये पाठ मित्र लाभ परिच्छेदस्य प्रथम कक्षाया संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुत ये पाठ मित्र लाभ परिच्छेद के पहली कथा का संपादित अंश है, यानी कि जो मित्र लाभ जो परिच्छेद है उसका जो पहली कहानी है उसी पहली कहानी का जो ये अंश है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञा एकीभूय कृत प्रयासस्य च फलम वर्णितम अस्ति। इस पाठ में गुरु की अवहेलना करने का और एकजुट होकर प्रयास करने का जो फल है उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। यानी पहले तो कबूतर किस प्रकार से अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं और अवहेलना जब वो करते हैं तो जाल में फंस जाते हैं, एक बहुत बड़ी विपदा में वो फंस जाते हैं। जब वो विपदा में फंस जाते हैं, पछतावा करने लग जाते हैं, तो पछतावा करने के बाद में वही गुरु यानी चित्रग्रीव है वो उनको एकजुट होने की सलाह देता है और एकजुट होकर के वो उस जाल को लेकर के उड़ जाते हैं और एक महान जो बड़ी विपदा थी, एक संकट था, उस संकट से वो निजात पा लेते हैं। तो ये बात भी इसके अंदर वर्णित है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपूता जालबद्धः संजातः। चित्रग्रीव की अवहेलना करके कबूतर जाल में फंस जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चित्ती भूये सहतीम आश्रिते जालम आदाय एव उड़िता। और उसके बाद दोबारा चित्रग्रीव के उपदेश से ही वो एकजुट होकर संगठन का सहारा लेकर के जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। ऐसे एव पाठ से उपदेश है, और यही इस पाठ का उपदेश है। यही इस पाठ का उपदेश है। क्या उपदेश है? संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होती है। इतिवा अथवा सहति कार्य साधिका इतिवा, या संगठन से ही कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है, कार्य को साधा जा सकता है। यही इस पाठ का जो है वो मुख्य उपदेश है। ठीक है, तो ये था इसका प्रसंग। इस पाठ का प्रसंग जब आपके परीक्षा में आएगा कि किस प्रकार से आपको प्रसंग है वो इसका लिखना है। प्रसंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं हिंदी के अंदर इसका जो प्रसंग है वो कैसे होगा। प्रसंग क्या होगा इसका? प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक या पाठ नहीं आएगा, गद्यांश आएगा, या पाठ का मैं पूरे का लिख देता हूँ और आप यहाँ पर क्या कर लेना जो है वो गद्यांश लिखना, यदि गद्यांश आता है तो। और वैसे इसका जो है वो प्रसंग है वो एक ही रहेगा। तो अब मैं आपको प्रसंग लिख देता हूँ। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्पंदना की
द्वितीय पाठ संघ शक्ति से संकलित किया गया है। यानी कि जो प्रस्तुत गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के द्वितीय पाठ से संघ शक्ति से संकलित किया गया है। इस गद्यांश में पंडित नारायण शर्मा ने राजा के पुत्रों को नीति का पाठ पढ़ाते हुए नीति का पाठ पढ़ाते हुए इस कहानी की रचना की है। प्रस्तुत गद्यांश में कबूतर, अपने गुरु या यूं कहें मुखिया चित्रग्रीव की आज्ञा की अवहेलना कर ने मानकर जाल में फंस जाते हैं। था बाद में उसी दल नेता की युक्ति से वे
संकट से छुटकारा पाते हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये है इस पाठ का प्रसंग, यानी इसका जब हम प्रसंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये इस पाठ का है वो प्रसंग होगा। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के द्वितीय पाठ संज्ञेय शक्ति से संकलित किया गया है। इस पाठ में पंडित नारायण शर्मा ने राजा के पुत्रों को नीति का पाठ पढ़ाते हुए इस कहानी की रचना की है। प्रस्तुत गद्यांश में कबूतर अपने गुरु यानी मुखिया चित्रग्रीव की आज्ञा ने मानकर जाल में फंस जाते हैं, तब बाद में उसी दल नेता की युक्ति से वे संकट से छुटकारा पाते हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये तो होगा प्रसंग। जब आपके आए कि नीचे लिखे गए गद्यांश का सह प्रसंग व्याख्या हिंदी में कीजिए। जब आपको ये व्याख्या हिंदी में करनी हो तो आप इस प्रकार से करेंगे। ये जो प्रसंग होगा वो हिंदी में होगा। ये प्रसंग किस में होगा? हिंदी में होगा। यानी कि इस प्रसंग की व्याख्या है वो हिंदी में आपको करनी है। संस्कृत में आपके जो व्याख्या आएगी वो केवल पद्य भाग की और नाट्यांश की आएगी। यानी गद्य भाग की आपकी व्याख्या है वो संस्कृत में नहीं आएगी, वो केवल हिंदी में ही आएगी। ठीक है, यानी आपके दो प्रकार की व्याख्या आती है, एक तो हिंदी में और एक संस्कृत में। यानी हिंदी में व्याख्या कीजिए प्रस्तुत गद्यांश की, पद्यांश की हिंदी में व्याख्या कीजिए, और संस्कृत में व्याख्या है वो या तो पद्य भाग की आएगी या फिर नाट्यांश जो है, नाटक जो होगा उसकी संस्कृत व्याख्या आएगी। गद्य भाग की जो संस्कृत व्याख्या है वो नहीं आएगी। तो ये केवल और केवल इसको आपको करना है वो हिंदी में ही इसको याद करना है। तो हिंदी के अंदर आपको इस प्रकार से है वो प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग आपके समझ में आ गया होगा। तो आप इस प्रसंग को लिख लें कि आपको प्रसंग है वो किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के या इस स्लाइड को रोक करके इस प्रसंग को लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये हार्ड वाली बात नहीं है, कठिन नहीं है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। यदि द्वितीय पाठ का जो द्वितीय पाठ है आपका, यदि द्वितीय पाठ है का परीक्षा के अंदर गद्यांश आता है जिसका नाम है संज्ञेय शक्ति, यदि ये आपके परीक्षा में आता है तो इसका जो है वो इस प्रकार से जो है वो प्रसंग होगा। ठीक है, तो ये आपका है दूसरे पाठ का प्रसंग। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि आपको किस प्रकार से वो है। ठीक है, इसमें आप यदि आपको परिचय ज़्यादा बेटर और आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों आपकी कक्षा के अनुसार ये भी जो प्रसंग है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। इससे आपको जब प्रसंग की बात आए तो पूरे में से पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना रहती है, कहीं भी आपकी कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी बातें वो सम्मिलित कर दी हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो द्वितीय पाठ का जो है वो प्रसंग रहेगा। इसका कहीं से भी अंश आ जाए, कहीं से भी अंश आ जाए, आप ये सेम जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूर्णतः इसको सम्मिलित कर दिया है। चाहे बीच से आए, शुरू से आए या अंत से आए, सारा का सारा जो प्रसंग है वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो आप प्रसंग है वो यहीं से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रसंग दूसरे पाठ का। चलिए अब चलते हैं हम पाठ में। तो इतना इसमें क्या बताया, इसको पुनः में एक बार जब इसको शुरू करें इससे पूर्व में आपको एक बार पुनः थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ, ताकि आपके यदि इसमें से कोई प्रश्न भी बाकायदा भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से जो है प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं।
कई बार क्या होता है, जो ये प्रस्तावना दी हुई होती है, ये पाठ की क्या है, ये पाठ की प्रस्तावना है, और इस प्रस्तावना से भी प्रश्न है वो आने की संभावना कई बार हो जाती है, यानी प्रस्तावना से भी प्रश्न को पूछ लिया जाता है। तो यदि प्रस्तावना से प्रश्न को पूछा जाए तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका अर्थ जो है, जैसे कि नीति कथा साहित्य हितोपदेश है, अनितमय ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, एवं ही श्रूयते, इस प्रकार से सुना जाता है। नारायण शर्मा नामा पंडित है, पाटलिपुत्राधिपति सुतान नीति शास्त्रम बोधितुम इमं ग्रंथम रच्यामाश। नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना इन्होंने की। स्वयं मनोज्ञ प्रवाहमय शैल्याम अयम ग्रंथ है लोकेशु अति प्रसिद्धम अवाप है। अपनी मनोज्ञ प्रवाह शैली से इस ग्रंथ ने संपूर्ण संसार में एक बहुत ज़्यादा ख्याति को इन्होंने प्राप्त किया। सरस सरल भाषा अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथानाम अधिकृते पशुकथानाम संग्रह अस्ति। रस से युक्त सरल भाषा से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथ को अधिकृत मान करके पशु कहानियों के का जो पात्र है वो यहाँ पर संग्रहित किया गया है। हितोपदेश से चत्वारा परिच्छेदा उपलब्धन्ते, यानी हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। मित्रलाभ, स्वर्ध भेद, विग्रह और संधि। मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ये इसके 4 परिच्छेद हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि हितोपदेश से कति परिच्छेदा सन्ति, तो 4 परिच्छेदा सन्ति। तस्य नामानि लिखित, उनके नाम वो है मित्रलाभ है, स्वर्ध भेद है, विग्रह, संधिश्चय, ये इनकी क्या है, 4 नाम हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ है मित्रलाभ परिच्छेद से प्रथम कथाया संपादितो अंशो विदिते। प्रस्तुत ये पाठ मित्रलाभ परिच्छेद से प्रथम कथाया संपादितो अंश विदिते। तो आ सकता है कि प्रस्तुतो अयम पाठ है मित्रलाभ परिच्छेद से कस्य संपादितो अंश विदिते, तो प्रथम कथा का ये अंश है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञा एकीभूय कृत प्रयासस्य च फलम वर्णितम अस्ति। इस पाठ में गुरु की अवहेलना का और एकजुट होकर किए गए प्रयास का जो फल है उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपूता जालबद्धा संजाता। चित्रग्रीव की अवहेलना करके, आज्ञा की अवहेलना करके कबूतर जाल में फंस जाते हैं। पुनश्च चित्रगिरीवस्य उपदेशेन एक चित्ती भूये संहितिम आश्रिति जालम आदाय एवं उदिता। और फिर दोबारा चित्रग्रीव के उपदेश से एकजुट होकर संगठन का सहारा लेकर के और वो जाल को लेकर के उड़ गए। ऐसा एवं पाठ से उपदेश है, यही इस पाठ का उपदेश है, यही इस पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति इति वा संहति कार्य साधिका, यानी संघ में ही शक्ति होती है या संगठन से ही किसी कार्य को प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है, यही इस पाठ का उपदेश है। तो प्रिय बच्चों, ये हमने आपके जो द्वितीय पाठ का संघे शक्ति का जो प्रस्तावना हमने पढ़ी, मैंने इसका आपको प्रसंग भी बताया कि आपको प्रसंग कैसे लिखना है, जो मैंने आपको बताया। तो अगली कक्षा में हम पुनः इस पाठ के सारांश को जानेंगे, इस पाठ के अर्थ को जानेंगे। तब तक मैंने जो आपको अभी बातें बताई हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लें, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ है वो अति महत्वपूर्ण हो सकता है इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिले, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर इस पाठ को के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।